हेलो आवर फ्यूचर टीचर्स ऑफ बिहार। मार्च 2024 में एक बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे हैं और किसी भी कारण से या तो वो पहले एलिजिबल नहीं थे या कारण चाहे जो भी रहा हो, पिछला जो टीचर का एग्जाम हुआ बीपीएससी के तहत उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया या वो एग्जाम दे ही नहीं पाए। खैर जो भी रहा, लेकिन फिर से मार्च 2024 में आ रहा है बिहार बीपीएससी के थ्रू बहुत सारे वैकेंसीज। उसमें एक सब्जेक्ट आपका होने वाला है अकाउंटिंग। वैसे अकाउंटेंसी पढ़ाया जाता है बच्चों को, आपको तो खैर बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आप पहले से ऑलरेडी इन चीजों में महारत हासिल करके बैठे हुए हैं। लेकिन क्या होता है ना कि कंटिन्यूटी अगर नहीं बनी रहती है तो बहुत सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग हम भूल जाते हैं उन चीजों को। तो उस चीज को एक बार मुझे याद दिलाना है आपको बस। तो आपके दिमाग में ये सेट नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा चीजों को, हर एक टॉपिक के बारे में, कि आप आसानी से उन चीजों को एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिएगा, जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से पास कर जाइएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिहार बीपीएससी में अकाउंटिंग के तहत यदि आप क्लास 11th एंड 12th के लिए प्रिपेयर हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए क्लास बहुत खास होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट करा था कि मैं 2 फरवरी के शाम को 3 बजे से लाइव क्लास अपने ऐप के जरिए, जिस ऐप का नाम है CW सर, इस ऐप का नाम है CW सर, आप प्ले स्टोर पर भी जा सकते हैं और यदि आपके पास आईफोन यूजर हैं तो आपको क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करके फिर मेरे ऑर्गेनाइजेशन का कोड लेके आप उस पर लॉग इन करके आप मेरे से जुड़ सकते हैं। लेकिन ये रिकॉर्डेड क्लास मैं आज YouTube पे भी अपलोड कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए या और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि यदि आप हमसे जुड़ना चाहें तो आपके पास एक मौका है कि 1 महीने में हम इस सिलेबस को कैसे बेहतर से बेहतर ढंग से कंप्लीट कर पाए, ताकि हमारा सिलेक्शन एकदम डन हो जाए, है कि नहीं। मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए यार, एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए ना, फिर कूल माइंड होके दुनिया की हर चीजें अच्छी लगती। कभी कभी तो कहा जाता है ना, अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो एग्जाम की और आपका प्रिपरेशन बेस्ट क्लास का हो गया, तो कभी कभी तो मिर्च भी आपको मीठी लगने लगती है। जी हाँ, वही कहानी यहाँ पे होने वाला है। इसके बावजूद मैं अपने बारे में बता दूं, मैं प्रतीक झा, यहाँ पे कॉमर्स वाले इंस्टीट्यूट के फाउंडर डायरेक्टर कह लीजिए, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग से रिलेटेड वो सारे के सारे सिलेबस, सिर्फ बताऊंगा नहीं, कवर भी करूंगा, जिसको लेके आप एग्जाम को पास होइएगा। हमसे जुड़ने का एक तो आपको मैंने बता दिया, CW सर ऐप के माध्यम से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। दूसरा आपके पास है CW सर, आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तीसरा है आपके पास हमसे जुड़ने का माध्यम www.cwsir.in पे भी जाकर लॉगिन करके आप हमारे वेबसाइट पे जाके उसके थ्रू आप हमसे या हमारी टीम के और भी बहुत सारे मेंबर से जुड़ सकते हैं और आप हमसे कांटेक्ट करके अपने क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज की बात शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं मैं आपको। ये खबर ये है कि अभी हाल फिलहाल में लोगों के बीच में ये अफवाह उड़ा था कि अगस्त 2024 में होने वाला एग्जाम मार्च 2024 में आ गया, यानी कि बच्चों के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो गया। इस मामले में जब डीएलएड के एक स्कूल में गए हुए थे, आप ही के यहाँ के पाठक, एक नामी गिरामी हस्ती हो चुके हैं शिक्षा के जरिए, है कि नहीं। तो वो जब किशनगंज के डीएलएड कॉलेज में गए हुए थे तो वहां पर उन्होंने पूछा भी था, वहां के स्टूडेंट्स ने पूछा, सर हमारा क्या होगा, जिनकी एलिजिबिलिटी अगस्त में बन रही थी। उन्होंने बोला आप बेफिक्र रहें, क्योंकि ये जो एग्जाम है मार्च 2024 में, ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम होने के बाद आपको अगस्त में वैकेंसी नहीं आएगा। उन्होंने ये साफ साफ क्लियर कर दिया है कि आप परेशान ना हो, मार्च 2024 के अलावा भी अगस्त 2024 में बच्चों के वैकेंसी आने वाले हैं और उस वैकेंसी में कम से कम 1 लाख टीचर की अभी और बहाली होनी बाकी है। तो परेशान ना हो, अगर आप भी अभी इलिजिबल नहीं है तो डोंट वरी, अभी तैयारी चालू कर दे, क्योंकि अगस्त 2024 में भी आने वाला है आपका नेक्स्ट एग्जाम सेशन। ठीक है, तो अभी मैं लेके आया हूं आपके लिए भी, ये है इलिजिबल, मतलब ये सिलेबस तो आपके लिए भी है, बट खास करके उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस बार मार्च 2024 में बैठने जा रहे हैं इस बीपीएससी के एग्जाम में, जहां पे वो तैयारी करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का। और किस क्लास के लिए, तो मैं आपको बता दूं, क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए, क्योंकि क्लास 11 से नीचे अकाउंटिंग की पढ़ाई नहीं होती है, तो इसलिए बच्चों इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर मार्क्स वाइज मैं बात करूं तो आपका ये जो मार्क्स वाइज के बारे में यदि मैं बात करूं आपसे,
तो टोटल मैंने आपको बताया था कि टोटल मार्क्स जो होंगे आपके बीपीएससी के एग्जाम में, टोटल मार्क्स जो कवर किए जाते हैं दैट इज 150। आउट ऑफ 150 आपको जो पार्ट 3 है, ये जो पार्ट 3 है, इसमें किस चीज का एग्जाम होगा? अकाउंटेंसी का, या अकाउंटिंग कह लीजिए, इसका आपको एग्जाम होगा। बाकी पार्ट 1 जो होगा वो कोई और रहेगा, पार्ट 1, और पार्ट 2 जो होगा उसमें मल्टी सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें आपको मैथ भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, जियोग्राफी भी रहेगा और जीके जीएस भी रहेगा, है कि नहीं। और ये जो होगा आपको, ये होता है हिंदी प्लस इंग्लिश, जैसे मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है, जिसमें हिंदी होने वाला है आपका 22 मार्क्स का और इंग्लिश होने वाला है आपको 8 मार्क्स का, और बहुत बेसिक आता है, तो इसके लिए तो ज्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सेकेंड नंबर आया पार्ट 2, तो पार्ट 2 जो होता है टोटल ये कुल मिलाकर होता है 40 मार्क्स का होता है, और ये दोनों मिलकर आपको बनाते हैं 70 मार्क्स के लिए। और लेकिन अकाउंटेंसी जो आपका मेन सब्जेक्ट है, ये अकेला कवर करता है 80 मार्क्स का, और इस 80 मार्क्स को कवर करने के लिए आपको किन किन चीजों की पढ़ाई करनी है, इस चीज के बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इसमें आपको तैयारी करना पड़ेगा मैथ का, इसमें आपको तैयारी करना पड़ेगा साइंस का, इसमें आपको तैयारी करना पड़ेगा जीके जीएस का, इसमें आपको तैयारी करना पड़ेगा जियोग्राफी का, ठीक है, ये आपको तैयारी यहां पे करना पड़ेगा, और ऐसे करके आपको ये टोटल मार्क्स आएंगे कितने? 40। तो मैं आज बात करूंगा, ये तो आपको खुद से तैयारी करनी पड़ेगी या किसी और टीचर से आप क्लास लेके कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका पक्का वादा करता हूं कि ये जो 80 मार्क्स है, ये मैं आपको उस ढंग से आपको सिलेबस को पढ़ाऊंगा कि विद इन अ मंथ आपको इस 80 मार्क्स के लिए एलिजिबल बनाने की गारंटी मैं देता हूं। आखिर इस 80 मार्क्स के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए मैं स्लाइड वाइज आपके लिए मैं एक पीपीटी तैयार किया हूं, और इस पीपीटी के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या। तो सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, ये जो हमारा अकाउंटेंसी का जो एग्जाम होने वाला है, इसमें आपको क्या क्या है, तो इसमें एक तो आपको क्लास 11th है, दूसरा आपको क्लास 12th है, और इस क्लास 11th एंड 12th के अलावा भी 2 ऐसे टॉपिक है जो क्लास 11th और 12th में नहीं होते हैं, जिसका नाम क्या है मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रखा है, लेकिन डोंट वरी, फिर से मैं आज एक बार डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए लेके चलता हूं आपको आपके अपने सिलेबस पे। क्लास 11th के सिलेबस में बच्चों आपको क्या क्या पढ़ना है, तो याद रखिएगा क्लास 11th यानी कि आपके अकाउंटेंसी का सबसे बेसिक और सबसे बेस है ये, इसी के बाद तो पहली बार आपको अकाउंटेंसी के लिए तैयार किया जाता है कि नहीं है। और उसी चीज के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा इंट्रो ऑफ अकाउंटिंग, यानी इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि ये अकाउंटिंग होता क्या है, इनके अपने परिवार अपने लोगों से मैं आपको मिलाऊंगा, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंट, इसके अलावा इसके टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, वेरियस ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ऐसे बहुत सारे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ऐसे बहुत सारे टॉपिक को लेके मैं आऊंगा इंट्रो ऑफ अकाउंटिंग में। तो डोंट वरी, ये भी आपके लिए चुटकी का सवाल है। हाँ, एक चीज बहुत सारे टीचर हैं इसके लिए गारंटी दे रहे हैं कि भाई ये इतने मार्क्स का आएगा, तो उस पर आपको नहीं जाना है। देखिए, ये आपके किसी बोर्ड एग्जाम का सिलेबस नहीं है, हो सकता है कि एक ही टॉपिक से आपको बहुत सारे मार्क्स का आ जाए, और हो सकता है कि कुछ टॉपिक से नहीं आए, यानी कि हमें तैयारी पूरी की पूरी करके चलनी है। अगर आप गेस वाइज, अगर आप टॉपिक वाइज, अगर आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को खास बना के अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपका पास होना ये जरूरी नहीं है। फिर ये डिपेंड अपॉन योर लक कि आपने जो टॉपिक पढ़ा, जो मन से पढ़ा, अगर वो आपके एग्जाम में आ गए देन ओके, अदरवाइज आप हो जाएंगे यहां से फ्री। तो इसलिए बच के रहिएगा, हर एक टॉपिक को मैं कॉन्सेप्ट वाइज सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट देखो आपको डिस्कस करूंगा। और हां, सबसे जरूरी चीज, जितने टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इन सब का पीडीएफ आपको हमारे ऐप CW सर पे भी मिल जाएगा। तो इसके लिए भी रिलैक्स फील करने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव का जब एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं आपको हर एक एक चैप्टर से पहले आपको क्या करूंगा, टेस्ट शेड्यूल यहां करूंगा, देन आफ्टर मल्टी चैप्टर को मैं धीरे धीरे मिक्स करके आपका टेस्ट शेड्यूल करूंगा, जिसके हिसाब से आप जब एग्जाम में जाएं
तो आपके लिए एग्जाम एकदम चुटकी का खेल हो जाए, है ना। सेकेंड हमारा आता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अकाउंटिंग में जब आप पढ़िएगा या अपने रियल लाइफ में जब अकाउंटिंग करने जाइएगा कभी अगर मौका मिले, तो उसमें वो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें जानकारी के लिए बहुत जरूरी है अकाउंटिंग के लिए। तो वही बेसिक टर्म्स में आपको अकाउंटिंग का पढ़ाऊंगा। नंबर थर्ड होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा, इसके अंतर्गत मैं पोस्टुलेट्स, प्रिंसिपल्स, इन सभी चीजों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करूंगा। इसको इस टॉपिक में, इस चैप्टर में मैं आपको 13 टोटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूंगा, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम को चुटकी में क्लियर करिएगा और साथ ही साथ आपके लिए अकाउंटिंग भी बहुत आसान होगा। तो इसलिए भी इसमें भी तैयार रहिएगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंड एएस। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का तो हो सकता है नाम सुना होगा, लेकिन यदि आप ज्यादा सीरियस नहीं है, सिर्फ 11th 12th और बीकॉम में डिग्री लेने के लिए अगर आपने पढ़ाई किया होगा, तो इंड एएस का नाम नहीं सुना होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसी का एक जो है, क्या कहते हैं इसको, अपडेटेड जो वर्जन है, दैट इज कॉल्ड इंड एएस, यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो इंडियन आईसीएआई द्वारा, अकाउंटिंग बॉडीज के द्वारा क्या किया जा रहा है, एक नए रूल्स रेगुलेशन को डेवलप किया जा रहा है, जिसको जान के बाद आपके लिए अकाउंटिंग करना आसान हो जाएगा और आपके अकाउंटिंग को हर जगह क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। टू बेसिस, much important topic of the accounting, that is called basis of accounting. There are two basis of accounting, accrual and cash basis. So मैं इनके बारे में भी टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगा। फिर आता है, सॉरी डबल हो गया है ना, बट डोंट वरी, कोई बात नहीं। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। अकाउंटिंग इक्वेशन सही मैं आपको बता रहा हूं क्लियर, पहले इसके बाद मैं डायरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बताऊंगा, मैं अकाउंटिंग इक्वेशन को आपको बताऊंगा। इसके बाद क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाला जो टॉपिक आपके बोर्ड पे जो दिखाई दे रहा है, इस टॉपिक के बाद मैं आपको बताऊंगा क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। क्यों? क्योंकि अक्सर लोगों को क्या करना पड़ता है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम पास होने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन को क्या करते हैं, याद करते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको थोड़ा सा और उसे अलग बनाऊंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बनाऊंगा। कैसे? तो वो तरीका बताएगा आपको पढ़ाने का। जब ये चीजें आप जान जाइएगा तो आपके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन याद नहीं, बल्कि आप खुद से ही अकाउंटिंग इक्वेशन क्रिएट करिएगा। तो ये भी आपके लिए काफी मजेदार होने वाला है क्लास। नेक्स्ट हमारा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी अकाउंटिंग में जो प्रोसेस किए जाते हैं, अकाउंटिंग में जो 3 काम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसके माध्यम से मैं 2 रूल बताऊंगा और दोनों रूल एकदम शानदार तरीका से होगा, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। नेक्स्ट है सोर्स डॉक्यूमेंट्स, यानी इसमें आता है आपको वाउचर एंड बिल। ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स में वाउचर एंड बिल क्या होता है कि आप भी कहीं भी ट्रांजेक्शन करते हो, कुछ भी खरीदते हो या बेचते हो, तो उसके लिए आपको वाउचर की जरूरत होती है, बिल की जरूरत होती है। अकाउंटिंग यही कहता है कि आप जर्नल जब भी बनाइए, यानी जर्नल किसके अंतर्गत आता है, रिकॉर्डिंग के अंतर्गत आता है। और कहता है अकाउंटिंग का रूल कि जब भी रिकॉर्डिंग उसी चीजों का करना है जिसका आपके पास क्या अवेलेबल हो, वाउचर, जिसका बिल या वाउचर आपके पास अवेलेबल नहीं हो, मतलब जिसका सोर्स डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हो, उसका आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं ला सकते हैं, उसका रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। और जब रिकॉर्डिंग नहीं करिएगा तो भाई साहब आपको लेजर बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी। जब लेजर नहीं बनेगा तो आपको क्या होगा, ट्रायल बैलेंस बनाने की अनुमति नहीं होगी। सर बीच में आप जीएसटी क्यों छोड़ दिए? आप टेंशन ना लो, मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इवन आपके रिजल्ट को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तब तक पढ़ाऊंगा तब तक आपका रिजल्ट एकदम चुटकी में आसान ना हो जाए। तो मैं आपको बताऊंगा जीएसटी अकाउंटिंग भी जर्नल के जरिए मैं आपको बताऊंगा, जीएसटी के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दूंगा जो आपके लिए बहुत काम का होगा। तो इन चीजों के बाद मैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद मैं सीधे बात करूंगा, ट्रायल बैलेंस पढ़ाने के बाद मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एंड विदाउट एडजस्टमेंट ये क्या होता है, तो मैं टॉपिक में चलकर डिस्कस करूंगा। अदरवाइज हमारा ये इंट्रोडक्शन क्लास ही बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर फील करिएगा। तो आज अपने आप को पहले इस सिलेबस को देख के तैयार कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास जब हम टॉपिक वाइज जब क्लास को लेकर आएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि जब एक बार आपका माइंड, आपका जो दिमाग एक बार तैयार हो जाता है ना, पहले से जो सोच के आता है कि नहीं यार हमें 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करना है, तो आप अगले 4 घंटे तक नहीं थकिएगा। लेकिन आपने पहले ही सोच के आ गए कि नहीं यार क्लासेस है ना, 1 घंटे का तो बहुत होता है, तो फिर 1 घंटे बाद ऑटोमेटिक आप थकने लगिएगा। तो सबसे पहले तो टाइम बाउंडेशन नहीं होना चाहिए आपका क्लास, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है ना। तो उसी को हमें क्या करना है, यूटिलाइज करके और उससे क्या करना, अपना रिजल्ट निकालना है। तो फिर ट्रायल बैलेंस के बाद मैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एंड विदाउट एडजस्टमेंट जब मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं फिर बता रहा हूं आपको प्रोविजन एंड रिजर्व
एंड डेप्रिसिएशन में पढ़ाऊंगा। मैं आप सोच रहे होंगे मैं अलग अलग क्यों कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि देखिए ये चैप्टर वाइज मैंने दिया हुआ है, बट मैं आपको कौन सा टॉपिक कब पढ़ाऊंगा ये बताऊंगा। तो यहां पे क्या हो गया, तो ट्रायल बैलेंस के बाद मैं डेप्रिसिएशन पे आपको तैयार करूंगा, प्रोविजन एंड रिजर्व पे तैयार करूंगा, और देन आपको पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एंड विदाउट एडजस्टमेंट। ये विथ एंड विदाउट एडजस्टमेंट क्या होता है, इन चीजों के बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, तो इसके लिए भी दिल थाम के बैठे रहिए। फिर आएगा हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, यानी क्या होता है, ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होता है। जब हमारा बैंक बैलेंस और हमारा कैश बुक जब मैच नहीं करता, यानी पासबुक कौन बनाता है, बैंक, और कैश बुक कब बनाते हैं, हम बिजनेसमैन। जब हमारा ये दोनों बैलेंस जब सेम ट्रांजेक्शन के लिए जब रिकॉर्डिंग होता है, तो इसके बाद भी यदि बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, जैसे मेरे पासबुक में 10 लाख रुपए शो हो रहे हैं लेकिन हमारे कैश बुक में सिर्फ 8 लाख शो हो रहे हैं, तो ये अंतर क्यों है, इस अंतर का पता लगा के इसको खत्म करने के लिए जिस स्टेटमेंट को हम तैयार करते हैं, दैट स्टेटमेंट का इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। उसके बाद हमारा आएगा, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें मैं आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ एरर भी पढ़ाऊंगा, और वो टाइप ऑफ एरर हो सकता है मैं आपको यहां भी पढ़ा सकता हूं। टाइप ऑफ एरर में हो सकता है कि मैं आपको ट्रायल बैलेंस के जरिए पढ़ा दूं, और उस एरर को, उस गलती को कैसे सुधारेंगे वो मैं आपको पढ़ाऊंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। और लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंगल एंट्री सिस्टम। देखिएगा, अगर आप सीबीएसई पैटर्न के थ्रू क्लास 11 12 आपने कंप्लीट किया है तो आपने सिंगल एंट्री नहीं पढ़ा, क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में सिंगल एंट्री सिस्टम का सिर्फ एक और छोटा सा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाला टॉपिक है। लेकिन यदि आपने बिहार बोर्ड या किसी स्टेट बोर्ड से यदि आपने पढ़ाई किया होगा, एक्सेप्ट झारखंड बोर्ड से, तो आपके लिए सिंगल एंट्री सिस्टम में दोनों सिस्टम पढ़ाया जाएगा। ये दोनों कौन है, यानी कि ये जिन्हें बिना माई बाप का, यानी बिना रूल रेगुलेशन का एक सिस्टम से हमें रूल रेगुलेशन वाला सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, इन चीजों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल हमारा क्या है, क्लास 11 का। और हाँ, लास्ट में आपको स्पेशल पर्पस बुक के बारे में समझा दूंगा, और फिर आपका क्लास 11 का सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा। तो हमारा टारगेट होगा कि अगले 15 दिनों में, अगले 15 डेज में हम क्लास 11 के इस पूरे सिलेबस को कर पाएं। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा डेडिकेशन की जो जरूरत होगी वो आपकी होगी। हमें तो आदत है भाई, हमें तो आदत है दिन रात पढ़ाने का। आप हमारे लिए बेफिक्र रहिएगा, और मैं इरिटेट होकर नहीं पढ़ाऊंगा। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं है, आप क्वेश्चन करिएगा, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करूंगा। डोंट वरी, आप अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करके पहले से प्री प्लान के साथ आप हमारे पास आइएगा, हम आपको बेस्ट नॉलेज देके भेजेंगे। इसके बाद हमारा आता है क्लास 11 के बाद आता है हमारा टॉपिक क्लास 12। क्लास 12 को मैंने बड़ी छोटे रूप में देखा है। क्यों? क्योंकि छोटे रूप में इसलिए मैं आपके सामने दिखा रहा हूं क्योंकि क्लास 12 के टॉपिक को मैं क्या करूंगा, आपको जब टॉपिक पे चलूंगा तो मैं बताऊंगा। क्लास 12 के टॉपिक को, अकाउंटिंग को 3 भागों में बांटा है। क्लास 12 को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एनजीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। तो उसमें कुछ बेसिक टर्म्स होंगे, उसके बाद उसके अकाउंटिंग को कैसे करेंगे, इन सारे चीजों के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 1 to 2 डेज में दूंगा आपको, और 1 to 2 डेज के क्लास में ये आपका पूरा का पूरा एनपीओ फुल कॉन्सेप्ट एंड फुल अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशन के साथ खत्म करूंगा। देखिए ना, एनजीओ का मैंने लिख रखा है। फिर यहाँ है पार्टनरशिप। देखिए बहुत सारे लोग मिलके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर एक बिजनेस को चलाने के लिए अपने साथ क्या करें, हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं, एंड दैट बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। और इस पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड सारे अकाउंटिंग टर्म, सारे अकाउंटिंग थ्योरी, सारे कॉन्सेप्ट्स एंड सारे अकाउंटिंग रूल्स के बारे में हम आपसे बात करेंगे, जहां पे आपको मैं बताऊंगा सबसे पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। फिर अकाउंटिंग करने के लिए आपको किन किन जिन चीजों की, लाइक गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक आपको रेशियो का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी का पुनर्गठन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंतर्गत एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर एंड मेनी अदर टॉपिक्स आर कवर्ड इन दैट इन पार्टनरशिप। इसके अलावा भी मैं आपसे बात करूंगा पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन, मतलब समापन। तो पार्टनरशिप का समापन कैसे होता है और समापन के समय में कौन कौन सी प्रक्रियाओं को हमें फॉलो करना पड़ता है, इन सभी चीजों के बारे में भी हम आपसे क्या करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। फिर हमारा लास्ट जो आएगा क्लास 12 का, दैट इज कॉल्ड कंपनी। नाम तो सुना ही होगा, बड़ा फेमस नाम है कंपनी के बारे में। तो कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चंस का, उन सभी सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी दूंगा, टाइप ऑफ कंपनी दूंगा, कंपनी से रिलेटेड कुछ रूल्स रेगुलेशन के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। इसके अलावा
कंपनी में शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, डिबेंचर की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। इसके अलावा मैं आपको ये सारे काम करने के बाद कंपनी के जो फाइनल अकाउंट हमारा बन के तैयार होता है, इस फाइनल अकाउंट के एनालिसिस पार्ट पे भी हम आपको ध्यान दिलवाएंगे। और एनालिसिस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, है कि नहीं। उसके बाद कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इन सभी कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में भी हम इस पे बात करेंगे। यानी कि कंपनी से भी रिलेटेड हम सारे के सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। लेकिन भाइयों सिर्फ 11-12 को पढ़ाने के लिए बीपीएससी ने 2 और एक्स्ट्रा सिलेबस कवर किए हैं या नहीं किए इसके बारे में मत सोचिए, लेकिन याद रखिएगा लास्ट एग्जाम जो हमारा बीपीएससी का हुआ था उसमें बीकॉम के भी कुछ टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए थे। एंड दैट टॉपिक कौन कौन से हैं? वो ज्वाइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट। ये दोनों जो है ना, ये टाइप ऑफ बिजनेस है। ये तो होता है ना, ये समझ लीजिए आपको टेम्पररी पार्टनरशिप है। ये हमारा कौन सा बिजनेस है? तो टेम्पररी पार्टनरशिप का नाम ही हमारा क्या हो जाता है? ज्वाइंट वेंचर। और इसके अलावा होता है हमारा कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में क्या होता है ना कि प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में जो एक रिलेशनशिप डेवलप करके जो हम क्या करते हैं, यानी विदाउट ओपन एनी ब्रांच, जब हम किसी बिजनेस को जब हम क्या करते हैं आगे रन करना चाहते हैं किसी और सिटी में, किसी और जगह पे, तो उस बिजनेस का नाम होता है कंसाइनमेंट। इसमें प्रिंसिपल क्या करता है? अपने एजेंट को क्या करता है? अपने गुड्स की सप्लाई करता है और कहता है कि तुम सामान बेचना तभी हमें पैसे देना, तब तक सारे रिस्क हमारे होंगे, लेकिन रिवार्ड्स में हम क्या करेंगे? तुम्हें एज अ परसेंटेज ऑफ कमीशन के बेस पे इस बिजनेस को क्या किया जाता है? किसके द्वारा रन करवाया जाता है? किसी ना किसी एजेंट के द्वारा रन करवाया जाता है। तो इस बिजनेस का नाम हो जाता है हमारा कंसाइनमेंट। और कंसाइनमेंट में 2 पार्टी अवेलेबल होता है। नंबर 1 होता है कंसाइनर, जिसको प्रिंसिपल कहते हैं, एंड नंबर 2 होता है कंसाइनी, जो हमारा एजेंट के तौर पे काम करता है। तो इन दोनों के बारे में भी हम आपसे बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल हम आपको बताएं, अगर मैं बात करूं तो आप तैयारी कर रहे हैं सबसे ब्रांड की बीपीएससी, है ना। तो इस बीपीएससी की तैयारी को इतने हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आप ये जो बीपीएससी है ना, ये समझिएगा यूपीएससी का अपना छोटा भाई है ये। तो इसकी वैल्यू आपको कम नहीं है। इसके तहत यदि आप टीचर में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका वैल्यू नो डाउट समाज में आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का भी मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब कुछ बहुत ऊपर जाएगा। तो तैयारी करिए, इसके लिए आपको पूरे तन मन और धन यानी पूरे लगन से आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि इसके बाद पास करके आपको फिर कोई पढ़ाई करनी है। देखिए आज तक जो आपने भाषण सुना होगा, लोग हर बार आपको कहते होंगे बेटा एक बार क्लास 10 बढ़िया से पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद मस्ती मस्ती है। फिर आपने ढूंढा होगा उस आदमी को, पता नहीं किसने मुझे ऐसे ही बोल दिया। क्लास 10 के बाद तो आपको और टेंशन मिला होगा, फिर क्लास 12 में किसी ने ऐसा ही कहा होगा, आपने सुन लिया होगा, लेकिन क्लास 12 के बाद भी, फिर बीकॉम के बाद भी ऐसा ही होगा, फिर बीएड के बाद भी। लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूं, दिस इज योर लास्ट पॉइंट, जिसके बाद आपको मिलेगा एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब समाज में। याद रखिएगा, आपको मास्टर साहब के नाम से, यानी आपके नाम के बाद साहब लगाकर बुलाया जाता है। एक जो प्रतिष्ठा, जो मान सम्मान जो आपको मिलता है वो वाकई में काबिल तारीफ होता है। तो उस वो प्रतिष्ठा अगर आप कमाना चाहते हैं, वो वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं खुद का, कि आपको सुने कोई, तो आप इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप बनने जा रहे हैं टीचर। और बेस्ट टीचर बनकर आप उभरें, ताकि आपके ही हाथों में आपका पूरा का पूरा ये पूरे देश का भविष्य समर्पित होता है। आप चाहेंगे तो हम सभी टीचर चाहेंगे तो इस देश को एक अच्छे मोड़ पे, एक अच्छे लेवल पे लाके खड़ा कर सकते हैं। तो आप तैयार हो जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं इस 80 मार्क्स का, और इस 80 मार्क्स के अलावा जो आपको 70 अदर सब्जेक्ट के हैं, इसके लिए भी मैं टाइम टू टाइम किसी अच्छे नॉलेज वाले टीचर को बुला के कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, मैं आपको सेशन दूंगा, जिसमें आपको कोई अगर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगा इस 70 मार्क्स के लिए, तो उसके लिए भी अलग अलग टीचर को मैं बुला के आपको क्या करूंगा, पढ़वाऊंगा, ताकि आपके सारे समस्याओं का समाधान हम यहीं से कर पाए। तो ठीक है बच्चों, बाकी एक और माध्यम है 921110 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको कॉल कांटेक्ट थोड़ा सा कम हो पाएगा, ज्यादा मैं कॉल पिक नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू द क्लास एंड ड्यू टू द एनी अदर सर्विसेज
तो मैं आपको इस पे ज्यादा कॉल तो नहीं कर पाऊंगा, बट यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप 9211035951 पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। तो परेशान मत होइए, एक बार भरोसा करिए और फिर देखिए मैं आपको कैसे आपके जीवन में एक अलग उमंग लाने वाला हूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश और नए उमंग के साथ। जय हिंद जय भारत।